नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माई पीसीएस स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पिछले टॉपिक को कंप्लीट किया और वो टॉपिक था हम लोगों का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद से जितने भी क्वेश्चंस बने हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आइए चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं, उस पर हम लोग को विचार करना है। और आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कथन पहला, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तीसरा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। तो बिल्कुल यही, मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो बिल्कुल ये भी सही है। तो इस प्रकार से देखें तो हम लोगों का पहला कथन गलत है, बाकी तीन सही है। तो अगर ऑप्शन हम लोग देखें 1, 2 और 4, इस प्रकार से इसमें देखें तो ऑप्शन हम लोग को नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ मिस टाइप हो गया है, यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन सी हम लोग का सही है, हो गया। 2, 3 और 4 केवल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 301, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो भारत के प्रधानमंत्री के विषय में कुछ तथ्य आगे दिए हुए हैं ऑप्शन के माध्यम से, तो उसे हमें बताना है कौन सा सही है यहाँ पे। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता है। बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, प्रधान होता है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, उत्तरदायी है। प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता। तो बिल्कुल वो बर्खास्त कर सकते हैं प्रधानमंत्री। और नेक्स्ट ऑप्शन है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हम लोग का यहाँ पे सही है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 302, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। तो जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में क्या प्रावधान किया गया है, तो आगे आइए देखते हैं। ऑप्शन में क्या दिखा दिया हुआ है, लोकसभा अध्यक्ष के नहीं, राज्यसभा के सभापति के नहीं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के नहीं, और भारत के प्रधानमंत्री के लिए। यानी ऑप्शन डी हम लोग का यहाँ पे सही है कि अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री से संबंधित बातें प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 303, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। नहीं, कैबिनेट में कौन कौन सम्मिलित होता है। तो मंत्री, ऑप्शन है मंत्री स्तर के सभी मंत्री नहीं, केवल कैबिनेट मंत्री। हाँ, तो केवल यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं और राज्य मंत्री नहीं, कैबिनेट राज्य और उप मंत्री नहीं। तो इस प्रकार से क्या होगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है। तो इस प्रकार से देखें तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है। आर्टिकल इसमें हमें देखना है। तो अगर इसकी बात करें तो हम लोग को आर्टिकल 75 में ये देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। तो वो रह सकता है, लेकिन वो केवल 6 माह के लिए ही रहता है। तो इस प्रकार अगर 6 माह देखें तो ऑप्शन बी में सही है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे भारतीय संसद के संबंध में बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी 3 सत्य हमें मिलेंगे। तो आइए देख, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। बिल्कुल सही है, संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। तो बिल्कुल सही है, मंत्रिमंडल द्वारा सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। तो ये गलत है, वो निम्न सदन तक ही सीमित नहीं है। तो
ये ऑप्शन सही, यहाँ पे सही नहीं पूछा था, ऑप्शन सी हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 306 का क्वेश्चन का आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 307। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है? आइए देखते हैं, कुछ कथन दिए हुए हैं उसको। लोकसभा के प्रति, बिल्कुल सही है, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। दूसरा, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, तो ये भी बिल्कुल सही है, वो एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत उत्तरदायी होता है अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। तो बिल्कुल ये जो मंत्रिपरिषद होती है वो किसके लिए सामूहिक उत्तरदायी होती है, इन सब चीज़ों का प्रावधान आर्टिकल 75(3) में किया गया है के अनुसार। अनुच्छेद 74(3) के अनुसार नहीं, 74(3) के अनुसार इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से 3 कथन सत्य हैं, और 3 देखें तो ऑप्शन बी में हम लोग को देखने को मिल रहा है 1, 2 और 3 सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 308। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या करना है हमें, नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं, उस पर विचार करना है कि सही है कि गलत है। तो आइए देखते हैं। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, बिल्कुल सही है कथन। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं, तो बिल्कुल नहीं, ये राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। तो इस प्रकार से केवल एक सही है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 309। कथन कारण का क्वेश्चन है। कथन दिया हुआ है, भारत संघ में मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। तो बिल्कुल ये थोड़ा सा हमको ऑप्शन, तो आइए चलिए एक बार इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़ के देख लेते हैं। भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। तो बिल्कुल नहीं, जो भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी नहीं है। और देखें नेक्स्ट देखें तो कारण आर की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो बिल्कुल ये बात सही है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ऑप्शन डी यहाँ पे हम लोग को सही देखने को मिल रहा है। कथन गलत है पर कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 310। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है। तो मंत्रिपरिषद की बात यहाँ पे हो रही है, और कौन सा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद को रख सकती है, तो वो एक होता है विश्वास प्रस्ताव, जिसके विश्वास प्रस्ताव पर भारत में एक मंत्रिपरिषद रख सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का डी सही है। विश्वास प्रस्ताव से मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। तो मंत्रिपरिषद होती है उसके विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो उसके लिए लोकसभा में कितने सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, तो इसमें 50 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत, यानी केंद्रीय जो मंत्री होते हैं उनके त्याग देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है। तो आइए देखते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, यही स्थिति सही नहीं। राष्ट्रपति शासन क्यों लागू होगा। नेक्स्ट देखें, अगर राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे तो बिल्कुल सही है। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए, बिल्कुल सही है। अब 10 मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वहन करेगी, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से अगर स्थिति नहीं पूछा था तो हम लोग को ये ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 313। भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे, यहाँ पे डायरेक्ट फैक्ट से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 12वें प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो देवगौड़ा जी थे 12वें प्रधानमंत्री भारत के। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 314। निम्नलिखित में से किन्हें अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद
एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया। तो अगर देखें एक बार से अधिक की बात करें तो आइए कथन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री जी ये भी नहीं है, गुलजारी लाल नंदा जी ये क्या भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समय अंतर के बाद सुशोभित किए, यानी गुलजारी लाल नंदा जी हैं और उसके बाद इंदिरा गांधी जी हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जिनको एक गैप के बाद इन लोग प्रधानमंत्री बने। तो इस प्रकार से अगर ऑप्शन हम देखें 3, 4, 5 किस में है तो ऑप्शन सी में हम लोग को देखने को मिल रहा है 3, 4 या 5 केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 315। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो ऑप्शन देखते हैं एच डी देवगौड़ा, पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई। यानी चंद्रशेखर जी जो कि प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के ये मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। तो ऑप्शन सी हम लोग का यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्री तो काल में लोकसभा के सदस्य थे? यानी लोकसभा के सदस्य की बात करें तो कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल के लोकसभा के सदस्य थे? तो बिल्कुल वो चंद्रशेखर जी थे जो कि लोकसभा के सदस्य भी थे। और उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई। प्रधानमंत्री उस समय कौन थी? तो वो उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी द्वारा ये ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मनमोहन जी के संबंध में कुछ यहाँ पे कथन दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें हमें सही नहीं बताना है, यानी 3 हमें सही मिलेंगे। भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, बिल्कुल सही। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, ठीक है। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, तो ये वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा केंद्र में भारत के पूर्व प्रतिनिधि, तो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 319। निम्न वाक्यों का अध्ययन कीजिए। कथन है मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, तो बिल्कुल सही है। मंत्री नीति बनाते हैं और जो लोक सेवक होते हैं वो क्या करते हैं? वो उसका क्रियान्वयन करते हैं। और नेक्स्ट कारण, संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है, तो बिल्कुल ये भी सही है। जो संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व होता है वो का सिद्धांत कार्य करता है, तो बिल्कुल सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो कारण है कथन की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 320। निम्न कथन पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे कथन दिया हुआ, किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, तो बिल्कुल सही है। उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, ऐसा कोई संविधान में प्रावधान नहीं है कि उप प्रधानमंत्री का पद हो। नेक्स्ट है कारण, अगर देखें तो वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है, तो बिल्कुल सही है। वो भी उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया जाता है, ना रहता है। एक पॉलिटिकल पार्टियों को संतावना के लिए उनके पार्टियों से एक उप प्रधानमंत्री का ये कॉन्सेप्ट आया है, वो बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से देखें कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या कारण कथन की व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में दोनों ए और आर सही है, परंतु आर का सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 321। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो यहाँ पे आधिकारिक दस्तावेज की बात की जा रही है, तो वो आधिकारिक दस्तावेज क्या है? श्वेत
पत्र है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? तो संघीय मंत्रिमंडल की का पुनर्गठन की रिपोर्ट की बात करें तो वो गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट पे आधारित था। तो ऑप्शन यहाँ पे हम लोग दिख रहा है ए में ही गोपाल स्वामी अयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 323, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? यहाँ पे सुमेल नहीं हुआ है, मैचिंग है, जो मैच नहीं है उसे हमें बताना है। तो इसमें अगर देखें तो JL नेहरू शांति वन ठीक है, LB शास्त्री विजय घाट ये भी सही है, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल बिल्कुल सही है। उनके स्थलों को, उनकी जो अस्थियां हैं, जो वो उनके स्थल बनाए गए हैं, उनके नाम के बारे में यहाँ पे दिया हुआ। राजीव गांधी भूमि, राजीव गांधी के भूमि से संबंध नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, सही सुमेल नहीं है। इस प्रकार से हम लोग ने देखा कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के टॉपिक से लगभग 19 से 20 क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का यहाँ पे आता है महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक से जितने भी क्वेश्चंस बने हैं उसको यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में दिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 324, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो राष्ट्रपति जिनको शपथ दिलाते हैं उनके प्रसाद पर्यंत जो अपना पद धारण करते हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं कौन हो सकते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये नहीं है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये भी नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर अपना पद धारण करता है? तो वो है भारत के महान्यायवादी जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद को धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 325, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। जो भारत सरकार के जो मुख्य विधि परामर्शदाता हैं उनको क्या कहा जाता है? तो वो भारत के मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उनको से जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन अगर हम देखें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 326, भारत के न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए एलिजिबल है। तो बिल्कुल ये सही है, महान्यायाधीश के पद पे ऐसे ही व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए एलिजिबल है, अहिर्त है। तो बिल्कुल कथन पहला सही है। महान्यायाधीश को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन इस प्रकार से अगर हम देखें तो कथन केवल एक सही है, तो केवल एक के लिए हमें ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 327, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। महान्यायवादी के संदर्भ में कुछ तथ्य दिए हुए हैं और वो हम लोग को नेक्स्ट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ त्रुटि दिख रही है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, जिसे हम स्किप कर दे रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 328, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यानी अगर देखें पहला क्या है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, तो बिल्कुल ये भी सही है। उसे संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, नहीं। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, नहीं। तो इस प्रकार अगर देखें तो दो कथन हमारे तथ्य सही है, 1 और 2, और ऑप्शन अगर देखें तो 1 और 2 पहले ही ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत के महान्यायाधीश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महान्यायाधीश के संबंध में हमें कथन सही नहीं बताना है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं कथन कौन सा सही नहीं है। वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, तो बिल्कुल सही है। वो मंत्रिमंडल का सदस्य, महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य होते हैं।
उसे संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में भी हमें कुछ त्रुटि देखने को मिल रही है ऑप्शन में, इसमें भी हम लोग स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 330 देखते हैं। सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, इसमें से हमने ऑप्शन दे रखा है बताना उसमें से। तो सॉलिसिटर जनरल की अगर बात करें तो ये कानूनी सलाहकार होते हैं भारत सरकार के। तो सॉलिसिटर जनरल यानी कानूनी सलाहकार, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 331, इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? तो सॉलिसिटर जनरल, अभी हम लोगों ने ऊपर ही देखा, तो ऑप्शन ए सही है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, वो राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है, तो नियुक्ति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं बताना है हमको, तो आइए देखते हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, बिल्कुल सही है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। उनको राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, उनको राष्ट्रपति के द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता है। और इस प्रकार ऑप्शन डी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 335। क्वेश्चन नंबर 335 में क्या है? निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे नहीं किया जाना है, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखिए, भारत का संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों को लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, तो बिल्कुल सही है। आकस्मिक निधि और लोक सेवा से होने वाले सभी व्ययों के लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, बिल्कुल ये भी महालेखा नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य होता है। सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं के लेखा परीक्षा का करना, उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, तो बिल्कुल ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी, सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गमन का नियंत्रण करना। यह सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गमन का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व को राजकोष जमा हो, तो बिल्कुल ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पे पालन नहीं पूछा गया था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 336, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने का अंतिम जिम्मेदारी है। तो जो महालेखा नियंत्रक या महालेखा परीक्षक जो टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने का अंतिम जिम्मेदारी होती है, वो संसद की होती है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 337, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है? तो संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित अगर ऑप्शन देखें, भारत के महान्यायवादी नहीं, भारत के महाधिवक्ता नहीं, भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक, बिल्कुल सही है, व्यक्ति में से कोई नहीं। ऑप्शन सी यहाँ पे हम लोग को देखने को सही मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 338, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जा सकता है, किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन में भी थोड़ा हमें गड़बड़ी दिख रही है, इसे भी हम लोग स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 339 देखते हैं, भारत का नियंत्रक महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है, तो वो होता है लोक लेखा समिति। तो अगर लोक लेखा समिति देखें तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षक से अलग किया गया तथा नियंत्रक या महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? तो वो वर्ष था 1976, यानी ऑप्शन सी 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के वित्तीय लेखा का परीक्षण करता है,
तो वित्तीय लेखा के जो परीक्षण करते हैं उन्हें और राज्यपाल भी होते हैं, मुख्यमंत्री और राज्य वित्त सचिव, यानी उपरोक्त में से राज्य के वित्तीय लेखों का परीक्षण करता है। राज्यपाल नहीं होते हैं, मुख्यमंत्री भी नहीं होते हैं, राज्य वित्त सचिव भी नहीं, यानी अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ पे डी सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 342, लोक निधि की अभिभावक किसे कहा गया है, यानी जो लोक निधि होती है उसका अभिभावक किसे कहा गया है, तो वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसका अभिभावक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैचिंग का क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। पहला अधिकारी और उससे संबंधित संस्था के बारे में दिया गया है। तो अगर भारत का उपराष्ट्रपति को देखें तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा से संबंधित होता है, यानी ऑप्शन 3 ए का 3 हमें यहाँ पे मिला। नेक्स्ट की बात करें, भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की बात करें तो वो लेखा से, यानी बी का 1। भारत का महाधिवक्ता की बात करें तो भारत के महाधिवक्ता लोक उपक्रम समिति, भारत का महाधिवक्ता 4 उच्चतम न्यायालय, यानी सी का 4। और भारत का महान्यायवादी की बात करते हैं लोकसभा की बैठक में हिस्सा लेता है, यानी डी का 2, यानी ए का 3142 को अगर देखें तो ये ऑप्शन ए में ही हमें देखने को मिल रहा है 3142। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 344, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है, तो यहाँ पे गलत विकल्प नीचे क्या दिया हुआ है, लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है व्यावसायिक बैंकों के कार्य का निष्पादन, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे 2 टॉपिक को देख लिया, कौन कौन से, एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद और दूसरा महालेखा और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो इस प्रकार हम लोगों ने 2 टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो इसी के साथ चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले इस वीडियो के पार्ट में हम लोग देखेंगे संसद, और संसद में पहला पार्ट लोकसभा और संसद का दूसरा पार्ट राज्यसभा को देखेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और धन्यवाद।